चलते फिर अपन डिस्कस करने के लिए। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था एटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग पूछा था मैंने, क्या होता है जनरल मैम आप बताना, किसको बोलते हैं अपन एटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग? Conversion of primitive data type into its corresponding wrapper object. It's called autoboxing, ओके एंड व्हाट? and vice versa, unboxing. ओके देखो, जैसे जनरल ने बोला वो सही है। मेरे पास इंट एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, अपने पास 8 टाइप का डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसकी वजह से लोग इंडस्ट्री में कुछ ऐसा बोलते हैं कि जावा 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 100% नहीं बोलते बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव। क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप आते, दैट्स वाई वो 100% के कैटेगरी में नहीं चला जाता। तो एटोबॉक्सिंग इज नथिंग बट इंट को अगर अपन इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, इस प्रोसेस को बोला जाता है एटोबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग मतलब रिवर्स प्रोसेस। ऐसा ही अपन ने देखा था टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग ये कन्वर्जन होता है एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, कि भी कभी कभी लोग दोनों क्वेश्चन को मिक्स करते, व्हाट इज एटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग पूछा जाएगा, अदरवाइज व्हाट इज वाइंडिंग टाइप कास्टिंग, नैरोइंग टाइप कास्टिंग। कोई पूछेगा इम्प्लिसिट कास्टिंग क्या होता है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या होता है। तो देखना दोनों सिनेरियो अलग है। तो हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के पास अपने पास एक रैपर क्लास अवेलेबल है। जैसे इंट के लिए इंट है, अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास लॉन्ग है, तो लॉन्ग के लिए लॉन्ग करके क्लास है, उसका एल कैपिटल है। तो ये है अपना लॉन्ग। तो ये सारे के सारे जो रैपर क्लासेस है, ये कौन से पैकेज के अंदर अवेलेबल है? जावा डॉट लैन। Java.lang. यूटिल नहीं है, लैन पैकेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है। तो इस लैन पैकेज के अंदर सारे के सारे आपको रैपर क्लासेस मिलेंगे। अब ये जो रैपर क्लासेस है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जितने भी आपके रैपर क्लासेस है, ये सारे के सारे इम्यूटेबल क्लासेस है। कैसे इम्यूटेबल क्लासेस है? इम्यूटेबल मतलब कांस्टेंट, फिक्स। इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। तो ध्यान से सुनना, ये इंटरव्यू का फेमस क्वेश्चन है। आप लोगों को सबको पता है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्लासेस है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जावा के ऐसे कौन से दूसरे क्लासेस है जो इम्यूटेबल है, तो वो कौन से क्लासेस है? रैपर क्लासेस है। तो सारे के सारे 8 क्लासेस भी कैसे इम्यूटेबल है। तो इसमें भी आप लोग ऑब्जेक्ट दो वे से बना सकते हो इम्यूटेबल के केस में। पहला ऑब्जेक्ट अपना बनेगा इंटीजर आई इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, ठीक है। और इसके कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यू आपको भेजना है वो भेजना है। तो ये हुआ अपना इंटीजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। और इसी के अंदर दूसरा कंसेप्ट आएगा लिटरल वाला, इंटीजर i1 इज इक्वल टू 100। तो देखो ये हुआ लिटरल वाला कंसेप्ट। तो ये क्यों चल रहा है? बिकॉज ये किस कैटेगरी में जाते हैं? क्लासेस इम्यूटेबल वाले। और इसमें भी वो कांस्टेंट पोल वाला सिनेरियो पिक्चर में आएगा। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अगर किसी ने पूछा कि स्ट्रिंग के अलावा ऐसे कौन से क्लासेस है जो इम्यूटेबल फंक्शनलिटी को सपोर्ट करते, तो सिंपल उनको बोलना है रैपर क्लासेस है, दीज आर प्रोवाइड लाइक दीज आर allocated present into the java.lang पैकेज। और याद रखना जितने भी रैपर क्लासेस है, ये सारे के सारे फाइनल क्लासेस है। उन क्लासेस को आप लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते। कहीं पे अगर किसी ने ऐसा लिखा क्लास टेस्ट और ये एक्सटेंड करने जा रहा है रैपर क्लास को, तो रैपर क्लास को आप लोग एक्सटेंड नहीं करा सकते। ये सारे के सारे जो क्लासेस है ये फाइनल है, और फाइनल का एक्सटेंड नहीं होता। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। कभी कभी आप लोगों को इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? तो यार ऑब्जेक्ट बनाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑब्जेक्ट अपन दो वे से बना सकते हैं, एक न्यू कीवर्ड से बना सकते और दूसरा लिटरल से बना सकते हैं। ये चीज याद रखना। फाइनल का रिस्ट्रिक्शन इतना है कि वो क्लास को अपन एक्सटेंड नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजें एज इट इज चलती है। जैसे आप लोग उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जो चाहिए वो कर सकते हो, खाली एक्सटेंड नहीं होगा। तो उस इसमें मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला सिनेरियो। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन वगैरह करके रख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, जावा के अंदर मेरे को अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो अपने पास 5 डिफरेंट वे है। तो वो कैसे कैसे वे आपने देखे क्या सब लोगों ने उसका इम्प्लीमेंटेशन करके? यस जिनल ममता, कौन से वे देखे थे अपन ने? ठीक है, यूजिंग न्यू कीवर्ड, ये तो अपना एवरग्रीन वाला है, ठीक है। Using new instance. उसके बाद Using new instance. यूजिंग New instance.
ये क्या है न्यू इंस्टेंस? सर एक वो न्यू इंस्टेंस करके मेथड है और एक न्यू इंस्टेंस करके कंस्ट्रक्टर क्लास से बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। हाँ, लेकिन वो अगर उसको अगर आपको बोला कि राइट करके दिखाओ तो आएगा? सर एक प्रोग्राम किया था मैंने। हाँ, लेकिन वो याद है कैसे कर सकते? न्यू इंस्टेंस तो मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा, गेट इंस्टेंस नाम की मेथड होगी शायद। एक बार चेक कर लेना आप, न्यू इंस्टेंस ही है क्या। और इससे भी अपन करा सकते हैं। क्लास नाम का जो क्लास है, इसका एक फॉर नेम नाम का मेथड है, और इस मेथड के ऊपर आप गेट इंस्टेंस नाम का मेथड कॉल कर सकते हो। तो इससे भी अपन एक नया इंस्टेंस रिटर्न करा सकते हैं। इस मेथड के अंदर आपको क्या करना है यहाँ पे जिस क्लास को भी लोड करना है, क्वालिफाई नाम दे दो, जैसे com डॉट टेस्ट ये मेरे पैकेज का नाम है और क्लास का नाम है स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट का क्या करेगा, एक इंस्टेंस रिटर्न करके देगा। नॉर्मली आप लोग यहाँ पे क्या पास करते थे, ड्राइवर क्लास, तो उसका एक इंस्टेंस मिलता था। क्लियर है? हाँ सर वहाँ पे गेट इंस्टेंस नहीं, न्यू इंस्टेंस है। मतलब आप एक बार मतलब देख के बता देना शायद। ठीक, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं अपन इक्लिप्स के अंदर कौन सा न्यू इंस्टेंस होगा। फिर अगर यहाँ पे ये मेथड यस सर, न्यू इंस्टेंस। एक बार आप लोग भी वेरीफाई कर लेना, तो न्यू इंस्टेंस यहाँ पे ऐसा ये मेथड कॉल कर देना, उसके हिसाब से फिर आप लोग को एक नया इंस्टेंस मिलेगा स्टूडेंट क्लास का, और वो इंस्टेंस अपन एज ऑब्जेक्ट बोल के यूज करा सकते। तो ये एक वे है। डेंडी serialization का प्रोसेस है, क्लोनिंग वाला प्रोसेस है। तो ये तीन चार चीजें हैं, उसको थोड़ा अच्छे से इम्प्लीमेंट करके ही रखो। अगर किसी ने भी कुछ पूछा तो वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पूछ रहा हूँ। लेट्स कंसीडर करो, मेरे पास तीन क्लास है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। सो अपने पास तीन क्लासेस में डिफाइन किया, क्लास ए बी सी। देन आई हैव वन मेन क्लास जिसके अंदर मेरा मेन मेथड है टेस्ट क्लास। अब मेरे को क्या करना है, इस टेस्ट क्लास के मेन मेथड के अंदर मेरे को रन टाइम ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर मैंने यहाँ पे ए क्लास भेजा तो वो ए का इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए, बी का रेफरेंस भेजा तो बी का इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए, और अगर सी भेजा तो सी का इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए, मीन सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए। तो मेरे पास तीन क्लास है, ए बी सी, उसको बोलते हैं रन टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। जो वैल्यू अपन पास करेंगे उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। तो अपन वो चीज कैसे एक्सेस करेंगे, ये एक्सपीरियंस लेवल पे हम लोग भी क्वेश्चंस पूछते हैं, हाउ टू क्रिएट अ रन टाइम ऑब्जेक्ट ऑफ योर एग्जिस्टिंग क्लास लाइक ए बी सी। अगर नॉर्मली मेरे को पता रहता कि सिंगल क्लास है तो मैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट बना लेता, ए इज इक्वल टू न्यू ए। अभी मेरा रिक्वायरमेंट आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस लाइक ए बी सी। तो जो क्लास में रन टाइम पे भेजूंगा उसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। कैसे करोगे इस चीज को एक्सेस, उसको बोलते हैं रन टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। जब रिक्वायरमेंट है तब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन, आदित्य प्रारब्ध, कैसे बनाते हैं अपन, रन टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो हाउ वी कैन क्रिएट, बोलो ऑनलाइन वाले लोग Using new instance, sir. यूजिंग, Class dot new instance reflection. रिफ्लेक्शन एपीआई। हाँ, लेकिन उसको वैल्यू कैसे दोगे आप, बनने के लिए वैल्यू तो चाहिए ना। सर वो क्लास डॉट फॉर नेम करके एक मेथड है और उसपे हम लोग कंस्ट्रक्टर पास करते हैं, फिर गेट कंस्ट्रक्टर। तो मैंने यहाँ पे वो मेथड ओपन किया है, ये वाला जो आप बोल रहे हो क्लास डॉट फॉर नेम मेथड है। लेकिन इस मेथड को आपका आर्गुमेंट कैसे जाएगा, वो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ए आएगा बी आएगा या सी आएगा, तो वो कैसे एक्सेस करोगे अपन। सर वहाँ पे पैकेज का नाम देना होता है ना, क्लास डॉट फॉर नेम पे। मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे पास तीन क्लास है, तो ये डायनामिकली जाना चाहिए। लेट्स कंसिडर करो मेरे को ए का चाहिए, तो मैं थोड़ी ना हार्ड कोडेड जाके यहाँ पे ऐसा राइट करूंगा ए, हर बार मेरे को चेंज करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ रन टाइम पे जाना चाहिए, जब एप्लीकेशन रन हो रहा है एट द टाइम में कोई इनपुट देना है, तो अपन एप्लीकेशन को रन टाइम आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं वो मैंने आपको पढ़ाया है एरे के टाइम पे। कमांड लाइन यूज करके। ये काय के लिए दिया है, रन टाइम आर्गुमेंट कहाँ से पास करते हो आप लोग, देखो ना यहाँ पे राइट क्लिक करो, रन एज रन कॉन्फ़िगरेशन। रन कॉन्फ़िगरेशन में इधर क्या रहता है, रन टाइम आर्गुमेंट पास करने के लिए। अब मेरा पैकेज का नाम है कॉम डॉट फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट,
और इसके अंदर ए क्लास है, तो अब कौन सा क्लास चला जाएगा, ए। उसको मैं एक्सेस किधर करूंगा, ये फॉर नेम मेथड के अंदर, और ये फॉर नेम मेथड के थ्रू अगर ये क्लास आया तो ये जो इंस्टेंस रिटर्न होगा ये किसका होगा, ए का। अगर मैंने यहाँ से बी भेजा, अब किसका इंस्टेंस क्रिएट होगा, बी का। और अगर मैंने सी भेजा, तो कभी कभी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल क्लासेस का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, तो वो इंस्टेंस हम लोग कहाँ से भेजते, रन टाइम आर्गुमेंट। एज अ रनिंग के टाइम पे अपन आर्गुमेंट भेज सकते, और ये आर्गुमेंट को आपको रीड करना है तो ये एरे के थ्रू रीड कर सकते हो। और वो रीड करने के लिए आपको कौन सा एरे यूज करना पड़ता है, ये मेन मेथड वाला एरे। ये किए यार अपन ऐसा एक्सेप्शन के टाइम पे भी बहुत बार अपन ने रन टाइम आर्गुमेंट से वैल्यू रीड किया था, और एरे के केस में भी मैंने आपको ये करके दिखाया था। तो अगर आप लोगों को किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, आई वांट टू क्रिएट अ रन टाइम ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, तो सिंपल उनको बोलना है अपन रनिंग के टाइम पे आर्गुमेंट भेज सकते विद द हेल्प ऑफ मेन मेथड वाला एरे। तो कैसे भेजना है, प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करो, जहां से एप्लीकेशन रन होता है, रन कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आर्गुमेंट नाम का टैब होता है, तो यहाँ पे आपको जो क्लास का इंस्टेंस चाहिए उसका नाम दे दो, वहां पे कोड लिखो, वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? यस, ऑनलाइन मीन्स यूजिंग कमांड लाइन हम लोग रन टाइम पे पास कर यूजिंग कमांड लाइन वैसा भी बोल सकते हैं अपन, कुछ इशू नहीं है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आपके पास एक इंस्टेंस ऑफ नाम का कीवर्ड है, ये कीवर्ड है इंस्टेंस ऑफ, और एक मेथड है गेट इंस्टेंस, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, या टू विच पर्पज विल गो विथ इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड, एंड ऐसा क्या सिनेरियो रहेगा कि मैं गेट इंस्टेंस मेथड यूज करूंगा। प्रारब्ध, कब यूज करते हैं अपन इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड, यस निकिता, कब यूज करते हैं इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड अपन, बोलो ना जल्दी से, ऑनलाइन वाले लोग, नेहा, रश्मिता, सबका नाम लेना जरूरी है, भावना। सर इंस्टेंस ऑफ हम लोग चेकिंग के लिए यूज करते हैं कि वो मतलब कि इंस्टेंस है कि नहीं किसी क्लास का। एक रियल टाइम एग्जांपल बताना। मतलब कि अगर हमें मतलब कि एक अगर इंस्टेंस अगर चेक करना हो तो फिर हम लोग यूज करेंगे कि अगर वो है कि नहीं, लाइक एक अगर इंस्टेंस है क्या नहीं चेक करना है, ओके। सो लेट्स हाँ। कंसीडर करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास सबका पेरेंट क्लास है आपका ऑब्जेक्ट, अभी मेरे पास ये सिनेरियो कंसिडर करते ए बी सी। अब जैसे कि मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाए, ए इज इक्वल टू न्यू ए, बी इज इक्वल टू न्यू बी, और मैं कर रहा हूँ सी इज इक्वल टू न्यू सी। तो अभी ये रन टाइम पे ऑब्जेक्ट्स आने वाले, कंडीशन बेसिस पे मेरे को कोड रखना है कि ए एक इंस्टेंस है क्या, कैपिटल ए का, तो अपन नॉर्मली ये इफ एल्स के अंदर भी यूज कर सकते, अदरवाइज आपका जो भी कंडीशन होता है। सही, मैंने लिखा ए इज इंस्टेंस ऑफ कैपिटल ए, मतलब ये ऑब्जेक्ट है किसका, ए का, और उसका मुझे ए के साथ चेक करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो मैं अंदर चला गया। फिर से मेरे को लिखना है एल्स इफ, अगर बी ये इंस्टेंस है क्या, ये चेक करता है कि उसका ऑब्जेक्ट है क्या, इंस्टेंस बोले तो नथिंग बट ऑब्जेक्ट किसका, बी का। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो मैं बी के हिसाब से कोड लिखूंगा। तो देखो इस टाइप के रिक्वायरमेंट के लिए कभी कभी हम लोग इंडस्ट्री में किसको यूज करते, इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड को यूज करते। ये एक्चुअली चेक करता है कि वो इंस्टेंस वो पर्टिकुलर क्लास का है क्या, तो वो नॉर्मली चेक करने के लिए अपन इंस्टेंस ऑफ ये सिंपल मेथड यूज करते, कीवर्ड यूज करते। तो आप लोग इसका एक एग्जांपल कर लेना दोनों का, कि इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड के पास कब जाना है और गेट इंस्टेंस मेथड के पास कब जाना है। अगर किसी ने गलती से पूछा तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीड करो, ऐसा तो थोड़ी ना चलेगा, अपन को काम भी करना है ना यार। इंटरव्यू तो कोई भी क्लियर कर लेगा, आपको कल जाके इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, तो वो सर्वाइव अगर कब करोगे तो अपना कोडिंग बीडिंग थोड़ा ठीक है अच्छे से अपन करेंगे तो ये वो चीजें हो जाएगी, अदरवाइज फिर इशू आएंगे।
तो उसको अपन को जस्ट इंटरव्यू पर्पस के लिए ये लेक्चर को मत ले लो, कोडिंग भी अपन को बिल्ड करना है, उसके हिसाब से जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कल जाके इंडस्ट्री में लगने वाली है। उसके बाद अभी वो जो मैं ऐसा कंसिडर करके चल रहा हूँ कि जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टास्क दिए थे, लाइक जो भी था वो आपने कंप्लीट किए होंगे, उसके हिसाब से मैं वहां पे अभी जाना नहीं चाह रहा हूँ, नहीं तो आज का भी लेक्चर उसी में चला जाएगा। आज अपन आज कुछ सिनेरियोस बेस्ड क्वेश्चन देख लेते। ठीक है ना? यस, ऑनलाइन तो वो आप लोगों ने किया होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। निकिता, चेक करने की जरूरत नहीं है। कश्मीरा, यस सर, कर रही हूँ। हाँ, तो वो आप जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए थे कि एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ ओप्स आप कंप्लीट करके रखना। आपके प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों ने ओप्स कंसेप्ट कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, और एक रियल टाइम सिनेरियो कंसिडर करके ओप्स को आप लोग मुझे बताना, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने वो प्रैक्टिस किया होगा। अब चलते थोड़ा डिस्कशन कर लेते। ठीक है, मेरे को बताना ओवरलोडिंग क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय मेथड ओवरलोडिंग। Overloading is method name same, but Hmm. different the parameter. It's written type Same and method perform different tasks. नो, मेरे को जस्ट डेफिनेशन चाहिए पहले तो। मेरे को बताना व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, क्या होता है ओवरलोडिंग। Same method name but different parameters. सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, वो तो रिक्वायरमेंट हुआ। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। same method can perform Basically, method overloading means there are multiple functions in multiple functions with the same name but different arguments, Hmm. or with that which is that method is based on input passed during the method call, and then compiler chooses which method execute firstly. Means compiler call means अगर मेरे इसमें एडिशन की मेथड रहेगी और इंट ए इंट बी करके फर्स्ट मेथड को मैंने आर्ग्यूमेंट पास किए और सेकंड मेथड किए सेम ऐड करके और उसमें डबल के पैरामीटर पास किए, और मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम अगर मैंने डबल के पैरामीटर वहां पे दिए, मतलब फ्लोट डबल के केस में, तो वो डबल वाली मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर इंट के दिए तो इंट वाली मेथड को वो एग्जीक्यूट करेगा। okay, so normally we can say in same class we'll have a multiple method of same name with a different parameter, we can call this is a method overloading. So method overloading का requirement है कि मेथड का नाम ऑलवेज सेम होना चाहिए, बट उसके जो पैरामीटर है ये मस्ट बी डिफरेंट होना चाहिए, सेम नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, तो ये अपना मेथड ओवरलोडिंग का रिक्वायरमेंट है। मेथड ओवरलोडिंग के आप लोगों को इंडस्ट्री में अलग अलग नाम सुनने को मिलेंगे। इसको कुछ कुछ लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, बिकॉज यहाँ पे कंपाइल टाइम ही डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड कॉल होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दिस इज अ कंपाइल टाइम। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है, तो सारी स्टैटिक रिलेटेड चीजें ये मेथड ओवरलोडिंग के लिए होता है। ओवरराइडिंग के केस में डायनामिक वर्ड आता है, वो याद रखना। कभी मेरे को मेथड ओवरलोडिंग के रूल बताना, कौन से रूल आपको फॉलो करने पड़ते। मेथड नेम सेम होना चाहिए विद डिफरेंट पैरामीटर, तो आप लोग एक तो मेथड को ओवरलोड करते समय नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर सकते हो, अदरवाइज डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। दो चीजों से मेथड को ओवरलोड कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेथड है पब्लिक वाइड m1, तो यहाँ पे मैंने लिखा इंट i और मैंने यहाँ पे लिखा इंट j, तो अभी मैंने फिर से एक मेथड लिखा पब्लिक वाइड m1, तो मैंने यहाँ पे दिया इंट फॉर एग्जांपल के, तो देखो इट इज कॉल्ड एज अ नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज करना। एक मेथड में एक पैरामीटर है, ये वाले मेथड में दो पैरामीटर है, तो ये आ गया नंबर ऑफ पैरामीटर। अभी डेटा टाइप मतलब मैंने फिर से एक मेथड लिखा पब्लिक वाइड m1 और यहाँ पे मैंने डेटा टाइप यूज किया स्ट्रिंग। तो मेथड ओवरलोड ये दो वे से होता है, एक तो आप नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज करो, अदरवाइज किसको चेंज करना है, डेटा टाइप को चेंज करना है। तो ये प्रोसेस से हम लोग मेथड को ओवरलोड करते हैं। मेथड ओवरलोडिंग के केस में रिटर्न टाइप मैटर नहीं करता, एक मेथड का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग हुआ, दूसरी मेथड का रिटर्न टाइप डबल हुआ,
तो ओवरलोडिंग के केस में कोई रिटर्न टाइप मैटर नहीं करता। ओवरलोडिंग के केस में एक्सेस मॉडिफायर भी मैटर नहीं करता। मेथड ओवरलोडिंग के केस में एक ही रूल फॉलो करना है, मेथड का नाम सेम होना चाहिए और उसके जो पैरामीटर ये ऑलवेज डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर है? इसमें मुझे नहीं लगता कोई आप लोगों को इश्यू होना चाहिए। तो मैं कुछ सिनेरियोज ओपन कर रहा हूँ, वो सिनेरियो आप मेरे को बताना। जावा के अंदर आप लोग प्राइवेट मेथड को ओवरलोड कर सकते हो, जावा के अंदर आप लोग स्टैटिक मेथड को ओवरलोड कर सकते हो, फाइनल मेथड को ओवरलोड कर सकते हो और आपका मेन मेथड भी ओवरलोड होता है। चारों मेथड्स को अपन ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे देखना, मेरे स्क्रीन पे एक क्लास दिख रहा है मेन क्लास, जिसमें मैंने एक मेथड लिखी है ओवरलोड मेथड और उसको एक पैरामीटर दिया है डबल। फिर से मैंने मेथड का नाम सेम रखा है, उसको एक पैरामीटर दिया इंट, सेम मेथड है, फिर से मैंने उसको दिया है फ्लोट और यहाँ से मैं मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मेन क्लास m इज इक्वल टू मेन क्लास और मैंने यहाँ पे मेन ओवरलोड करके 100 भेजा है। तो इससे क्या होगा, आउटपुट कैसे होगा और क्या क्या कॉल होगा? पहले तो बताओ ये प्रोग्राम कंपाइल होगा क्या, और अगर कंपाइल हो रहा है तो इसका आउटपुट कैसे आएगा फिर? सर उस स्टार का कुछ मिलेंगे क्या? स्टार म्हणजे रेश्मा, आता आपण भरपूर पुढे आलोत, ते मल्टिप्लिकेशनचं सिम्बॉल आहे स्टार म्हणजे। मल्टिप्लाय कसं करतो आपण इथे कोडिंग मध्ये? ओके सर. यस जिनल, क्या होगा? ममता मैम, रश्मिता, आवाज आ रही क्या आप लोगों को? बोलो थोड़ा जल्दी, अपने पास टाइम नहीं है। तीन चार दिन आपको टाइम भी दिया था मैंने ऑलरेडी ओप्स के ऊपर। हा बट कसं होईल ते आउटपुट, कुठून कसं जाईल? ओके, वहां से क्या होगा? हाँ 100 इंटू 100 तो कितना होगा? हाँ तो वो रिकर्सिव कॉल है ना, रिटर्न में फिर से मेथड कॉल किए तो फिर वहां से कहा जाएगा? वो मेथड कॉलिंग है ना, रिटर्न में मैं क्या कह रहा, रिटर्न थोड़ी ना किया नॉर्मल नंबर, वो उसी मेथड को वापस कॉल कर रहा है ना। तो वही तो मुझे अंडरस्टैंड करवाना है आप लोगों को कि वहां से क्या होगा। निकिता काय होईल इथे, कसं जाईल एक्झिक्युशन आपलं? इन्फानाइट मध्ये जाईल सर, इन्फानाइट लूप मध्ये? का बरं? कारण खालून आपण मेन डॉट ओव्हरलोडेड मेथडचा कॉल देऊन 100 केले तर तो इंटच्या मेथडला जाणार, इंट ओव्हरलोडेड मेथड इंट आय, तिथून 100 पास होऊन तो खाली आला, तिथं रिटर्न ओव्हरलोडेड मेथड आय इक्वल्स टू आय इंटू आय आहे. म्हणजे तो 100 इंटू 100 करणार, परत त्याला आयची व्हॅल्यू भेटणार आणि तीच व्हॅल्यू तो परत रिटर्नचा रिकर्सिव्ह कॉल देतो, म्हणजे तो तिथेच राहणार. ओके, मतलब वो बाहर नहीं निकलेगा, आप ऐसा बोल रहे हो, वो रिकर्सिव कॉल में चला जाएगा और लास्ट में इनफाइनाइट लूप के थ्रू वो स्टैक ओवरफ्लो का एरर थ्रो कर देगा क्योंकि वो कॉल ही वैसा है। तो एक बार चेक कर लेना बाद में ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये वाला प्रोग्राम देख लेना यहाँ पे। सर फॉन्ट साइज थोडा वाढवा ना प्लीज. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो है। 1 वन प्रिंट होगा, बाकी कुछ है ही नहीं। अपन जो यहाँ पे लाइन मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट किसका बनाया, अपन ने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। चाइल्ड क्लास के थ्रू अपन मेथड कॉल कर रहे,
तो वो पहले चेक करेगा कि वो मेथड ओवरराइडेड है क्या। अभी अपन जो कॉल कर रहे हैं वो इंट वाला मेथड कॉल कर रहे हैं, पहले तो वो ओवरलोडेड का कंसेप्ट है वो समझो। क्लास एक्स के अंदर दो मेथड है और वो दोनों मेथड का नाम सेम है लेकिन पैरामीटर डिफरेंट है, तो वो किसके अंदर चला गया, ओवरलोड के अंदर। लेकिन चाइल्ड ने एक ही मेथड को ओवरराइड किया, कौन सा वाला, डबल वाला। यहाँ से अपन प्लेन नंबर भेजे तो वो डबल में तो जाएगा नहीं, वो डायरेक्ट किसको जाएगा, इंटीजर, और प्रिंट क्या करेगा, 1 प्रिंट करेगा। इन द बिलो क्लास एक्स इज मेथड प्रॉपरली ओवरलोडेड। मुझे बताना ये जो क्लास एक्स है इसके अंदर ये सारी मेथड प्रॉपरली ओवरलोड हो रही है क्या। आप लोगों को लगता है क्या कि मेथड ओवरलोडिंग सही से यहाँ पे अपन कर पा रहे या कुछ कंफ्यूजन है। पहले तो रूल वेरीफाई कर लेना, उसके बाद देखना कि क्या हो रहा है। एक मेथड स्टैटिक है, एक मेथड को अपन ने कुछ रिटर्न टाइप दिया है, एक मेथड को इंट एज अ रिटर्न टाइप है, दूसरी को डबल है। तो रूल अपन जस्ट 5 मिनट्स बिफोर ही डिस्कस कर लिए थे कि क्या क्या रूल्स है हाँ, कैसे। होगा ये ओवरलोड हाँ, होगा। ये जो सेकंड मेथड है स्टैटिक इंट मेथड जिसका पैरामीटर इंट आई और डबल डी है, तो वहां पे अपन क्या कर रहे हैं, वहां पे रिटर्न में अच्छा, रिटर्न में वो भी देखना पड़ेगा ना आप लोगों को। आई प्लस डी कर रहे और अपन उसको कन्वर्ट किए इंट के अंदर, वो नैरोइंग कास्टिंग हो रहा है वहां पे। हाँ, तो वो होगा वैसा नहीं होगा वो भी चेक करना पड़ेगा ना आपको। हम्म, हाँ मतलब वैसा आप बताओ, मैं जो होगा नहीं होगा ये आपके थ्रू मुझे चाहिए आंसर। सर स्टैटिक नॉन स्टैटिक केस में तो होता है, लेकिन ये वाला कंफ्यूज है, थोड़ा नहीं पता कंसेप्ट इसका, नैरोइंग का सेटिंग का। नैरोइंग अपन ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए है ना, नैरोइंग कंसेप्ट बस अपना। वो, लेकिन वो हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं कि नहीं, वो वाले कंसेप्ट में थोड़ा कंफ्यूजन है। स्टैटिक नॉन स्टैटिक तो हम लोग कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली वो। नहीं नहीं, अभी वो रिटर्न टाइप में थोड़ी ना ओवरलोडिंग का क्वेश्चन आ रही है। अपन अपन तो खाली वो नंबर को ऐड कर रहे हैं आई प्लस डी को, और उसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं इंट के अंदर, क्योंकि मेथड का रिटर्न टाइप इंट है। दैट्स व्हाई वहां से रिटर्न होना कौन जरूरी, इंट रिटर्न होना जरूरी। सो दैट्स व्हाई आफ्टर कैलकुलेशन वी आर कन्वर्टिंग दैट नंबर इनटू द इंटीजर। तो मुझे नहीं लगता कुछ इशू आना चाहिए, नॉर्मल प्रोसेस है, अपन यहाँ पे कर सकते, एक बार वेरीफाई कर लेना। अब ये नेक्स्ट सिनेरियो है, यहाँ पे आप लोग देख लेना, ये अपना मेन क्लास है। इसके पहले आप लोग यहाँ पे देखो देखो तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। मेरे पास एक क्लास है क्लास ए, बी क्लास मेरा एक्सटेंड कर रहा है ए को और सी मेरा एक्सटेंड कर रहा है बी को। देन मेन क्लास के अंदर में आया, यहाँ पे ये मेन क्लास की मेथड से, ठीक है, ये मेथड किसकी है, मेन क्लास की, जिसका ओवरलोड मेथड में मैंने फर्स्ट टाइम ए पैरामीटर यूज किया, सेकंड ओवरलोड मेथड में मैंने बी पैरामीटर यूज किया, तीसरे में मैंने सी पैरामीटर यूज किया है, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट पैरामीटर यूज किया है। अब मैं आया मेन के अंदर, मैंने सबसे लीस्ट चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सी इज इक्वल टू न्यू सी, और वो जो ओवरलोड मेथड है इसको कॉल करके मैंने सी भेजा। सो व्हाट विल बी द आउटपुट, कौन सा ओवरलोडेड मेथड कॉल होगा। बी वाला सर, बी वाला क्यों। बिकॉज सी इज द चाइल्ड ऑफ बी। सो पहले वो सी में है क्या देखेगा, सी में तो वो नहीं है, तो इसीलिए वो बी वाला चेक करेगा। तो बी में उसको वो वाला ऑब्जेक्ट वाला वो मेथड मिल गया, इसलिए वो उसने उधर से लिया। अगर उसको वहां भी नहीं मिलता तो ए के पास जाता, ए बी भी नहीं मिलता तो वो ऑब्जेक्ट वाली कॉल करता। तो इस कंसेप्ट को एक नाम दिया था अपन ने अच्छा सा ओवरलोडिंग के टाइम पे, नैरोइंग कंसेप्ट करके अपन अंडरस्टैंड किए थे। वो नैरोइंग कंसेप्ट में क्या होता है, अगर अपन ऐसा कोई वैल्यू भेजते तो वो सबसे पहले वो सारे क्लासेस में हायरार्की फाइंड आउट करता है कि कौन किसका पेरेंट है। तो अब यहाँ पे हायरार्की कैसे मिली, सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के नीचे ए है, ए के नीचे बी है और बी के नीचे सी है। अपन यहाँ से ऑब्जेक्ट भेज रहे सी,
तो सी का तो कोई पैरामीटर वाला मेथड अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रायोरिटी देगा सी के पेरेंट को। तो सी का पेरेंट कौन है, बी, जैसे निकिता ने बताया। और ये कॉल किसको देगा, टू करके वो मैसेज में प्रिंट करेगा। इट इज कॉल्ड एज अ नैरोइंग कंसेप्ट। कभी कभी आप लोगों को यहाँ पे सी की जगह पे ये लोग ऐसा नल वैल्यू भेजते, तो ये नल वैल्यू में भी आप किसको प्रायोरिटी देगा, सबसे लीस्ट चाइल्ड क्लास को। और अगेन यहाँ पे सबसे लीस्ट चाइल्ड क्लास कौन है, बी है, तो ये प्रायोरिटी बी को ही देगा। अगर मेरे पास एक हाथ ऐसा मेथड रहता फिर से, और यहाँ पे अगर सी रहता, तो फिर प्रायोरिटी किसको जाती, सी को जाती, सबसे लीस्ट चाइल्ड क्लास है। तो ये मेथड ओवरलोडिंग के अंदर का नैरोइंग कंसेप्ट है, जो अपन ऑलरेडी अच्छे से अंडरस्टैंड किए थे। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ इश्यू होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो। इसमें जस्ट आपको इतना याद रखना है, अगर मेथड कॉलिंग के टाइम पे अपन कुछ ऐसा वैल्यू भेज रहे, ये कॉलिंग का सिनेरियो है, और वो जो वैल्यू भेज रहे हो वो कॉमन है, मतलब मल्टीपल क्लासेस उसको स्टोर करने के लिए कैपेबल है, तो वो कॉमन वैल्यू होता है। तो उस केस में सबसे पहले मेथड के पैरामीटर में जो चीजें डिजाइन की है उसका हायरार्की फाइंड आउट होता है। सबसे पहले लीस्ट चाइल्ड क्लास को प्रायोरिटी दिया जाता है, वो अवेलेबल नहीं है तो उसके पेरेंट, वो अवेलेबल नहीं है तो उसका पेरेंट, ऐसा वो ऑब्जेक्ट तक चेक करते जाएगा। ये हुआ अपना ओवरलोडिंग का नैरोइंग कंसेप्ट। तो देखो ओवरलोडिंग के केस में आप लोगों को इस टाइप से कंफ्यूज करने का ट्राई किया जाएगा। रूल याद रखना है, प्रोसेस याद रखना है। मेरे को नहीं लगता इसके अलावा बाहर आपको कोई इससे डिफिकल्ट पूछेगा, बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मली रहेंगे। अब चलते अपन ओवरराइडिंग का डिस्कस करने के लिए। तो ओवरराइडिंग का दूसरा नाम है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो क्या होता है मेथड ओवरराइडिंग, अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा आदित्य कि व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, तो क्या बोलेंगे अपन उनको? ओके, डेफिनेशन बताओ मुझे एक सिंपल जो मेरे को समझ में आएगी। मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे को अंडरस्टैंड आपको कराना है कि मेथड ओवरराइडिंग अपन इसको बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, simply when a superclass method is modified in the child class we can say this is a method overriding। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके लिए रिक्वायरमेंट है कंपलसरी दोनों क्लास के बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना जरूरी है। देन इसके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक रूल यहाँ पे मैटर करता है। सबसे पहला जो रूल है वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकंड जो रूल है वो रूल क्या है, बोलो सब लोग। Method parameters is always same. मेथड पैरामीटर मस्ट बी सेम होने चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद मेथड का रिटर्न टाइप एक तो सेम चाहिए, अदरवाइज कोवेरिएंट रिटर्न टाइप यहाँ पे वर्क होता है। कौन सा रिटर्न टाइप वर्क होता है, कोवेरिएंट रिटर्न टाइप से अपन मेथड का रिटर्न टाइप चेंज करा सकते। उसके बाद मेथड का जो एक्सेस मॉडिफायर है वो एक तो सेम होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग उसको ग्रेटर करा सकते। ठीक है, एक तो सेम होना चाहिए, अदरवाइज ग्रेटर। आप लोग जावा के अंदर प्राइवेट मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, मेन को भी ओवरराइड नहीं कर सकते, लेकिन मेन मेथड ये इनहेरिट कर सकते। ध्यान से सुनना, इंटरव्यू में कुछ कुछ लोग आपको कंफ्यूज करते, मेन मेथड ओवरराइड नहीं होती लेकिन इनहेरिट हो सकती है। तो एक क्लास की मेन मेथड अपन दूसरे क्लास में इनहेरिट कर सकते। तो ये हुए आपके ओवरराइडिंग। इसको यहाँ पे सारी जगह पे डायनामिक बोलना है, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये कुछ कुछ लोग इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते, क्योंकि ये रनिंग के टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड कॉल होने वाला है बिकॉज ऑफ ओवरराइडिंग सिनेरियो। तो ये हुआ अपना सिंपल ओवरराइडिंग का अंडरस्टैंडिंग। अभी आप मेरे को बताओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेरे पेरेंट के अंदर एक मेथड लिखी। अब मेरा रिलेशन ऐसा है, मेरा क्लास बी एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को, ये मेरा रिलेशनशिप है। ठीक है, अब मेरे पेरेंट के अंदर एक मेथड मैंने डिफाइन की m1 मेथड, इसको मैंने ए पैरामीटर दिया, ए मींस पेरेंट। अब ये मेथड को मैं मेरे चाइल्ड के अंदर ओवरराइट किया, और इस मेथड के अंदर मैंने ओवरराइट करने के बाद यहाँ पे मैंने बी पैरामीटर दिया, तो ये मेथड ओवरराइट होगी। मैंने सारे रूल से अच्छे से फॉलो किए, खाली जो पैरामीटर यहाँ पे ए क्लास है, यहाँ पे मैंने पैरामीटर क्या दिया है, बी क्लास। तो अपन ऐसा कर सकते, ये मेथड ओवरराइडिंग के सिनेरियो में जाएगा। क्यों? ठीक है, तो ये मेथड कभी भी ओवरराइड नहीं होगा, बिकॉज रूल याद रखो, ज्यादा आपको दिमाग में लोड नहीं डालना है। मेथड के केस में मेथड का पैरामीटर मस्ट बी सेम चाहिए, वो पेरेंट चाइल्ड के केस में भी वर्कआउट नहीं होगा। आप लोगों को फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे m1 मेथड है,
यहाँ पे पैरामीटर में मैंने इंट यूज किया है, इस मेथड को मैं ओवरराइड किया और यहाँ पे M1 के पैरामीटर में मैंने उसका रैपर क्लास यूज किया, तो भी मेथड ओवरराइड नहीं होता। मेथड ओवरराइडिंग के केस में पैरामीटर मस्ट बी सेम चाहिए, जो पैरामीटर पैरेंट ने दिया है वही पैरामीटर आपको कहाँ पे यूज करना है, चाइल्ड के अंदर, अदरवाइज आप लोग मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखना यहाँ पे इंट है तो यहाँ पे भी इंट ही लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे मेथड के पैरामीटर में ए ही लिखना पड़ेगा। अगर कोई कोई आपको ऐसा पूछेगा, मेरे पास एक इंटरफेस है फॉर एग्जांपल आई, ये मेरा एक्सटेंड कर रहा है I1 को, अब यहाँ पे पेरेंट इंटरफेस कौन है, I1 है, और चाइल्ड इंटरफेस कौन है, I। यहाँ पे M1 मेथड के अंदर मैंने एक इंटरफेस यूज किया I, अब इस मेथड को मैंने ओवरराइड किया और यहाँ पे M1 मेथड के अंदर मैंने I1 लिखा, बोले तो मैं पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी ये मेथड ओवरराइड नहीं होगा, क्योंकि क्लासेस के केस में भी कहा हुआ था, तो इंटरफेसेस के केसेस में भी नहीं होगा। मेथड ओवरराइडिंग के सिनेरियो में मेथड का पैरामीटर मस्ट बी सेम होना चाहिए, किसी भी केस में वो आप लोग चेंज नहीं कर सकते, इसको थोड़ा समझने का ट्राई करो। कोई भी आपको अगर कितना भी कंफ्यूज करने का ट्राई करना है, अपने रूल के ऊपर अपन को फोकस करके रखना है, मेथड पैरामीटर मस्ट बी सेम, मस्ट बोले तो कंपलसरी, क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। अब जो मेथड का रिटर्न टाइप है वो आप लोगों को पता है, एक तो अपन सेम रखेंगे, अदरवाइज आप लोग उसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो पेरेंट चाइल्ड या कोवेरिएंट के थ्रू अपन उसको चेंज करा सकते। नेक्स्ट जो है फॉर एग्जांपल मेथड पैरामीटर सेम चाहिए, रिटर्न टाइप सेम चाहिए, कोवेरिएंट वर्कआउट होगा। एक्सेस मॉडिफायर का रूल है, अगर पब्लिक है तो पब्लिक लिखना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड है तो पब्लिक प्लस प्रोटेक्टेड लिख सकते, डिफॉल्ट है तो आप लोग डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड पब्लिक तीनों लिख सकते हो, पर यह मेथड तो वैसे भी ओवरराइड हो ही नहीं रही। अब चलते थोड़ा नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, इसके रिलेटेड अपन एक दो सिनेरियोज अपन देखते। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था आपके बैच के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला, उसको क्या नाम दिए थे क्या पता? हाँ लेकिन वो दिख ही नहीं रहा प्रोजेक्ट मेरे को। 43 44 दिख रहा सर है? बैच 46 47 इंटरव्यू प्रिपरेशन दिख रहा है क्या मेरे स्क्रीन पे आपको? हो ये सर। ठीक है, यहाँ पे एक पैकेज बनाता हूँ ओप्स कंसेप्ट करके। अब देखना यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेरेंट क्लास है, मेरे पास एक चाइल्ड क्लास है, ये मेरा चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रहा है फॉर एग्जांपल पेरेंट को, ठीक है, पेरेंट को मेरा ये चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक मेथड लिखी फॉर एग्जांपल पब्लिक वाइड वॉक मेथड है, ये मेरा पेरेंट का वॉक मेथड है, ठीक है। इस मेथड को मैंने यहाँ पे ओवरराइड किया और यहाँ पे मैंने मैसेज में डाला फॉर एग्जांपल एसओपी के अंदर चाइल्ड वॉक, ये अपन ने कहाँ पे किए नहीं तो इसको ऊपर रखता हूँ ये मैसेज को यहाँ पे। इसके बाद फिर से मैंने एक मेथड लिखी पब्लिक वाइड रन मेथड, यहाँ पे मैंने मैसेज दिया फॉर एग्जांपल पेरेंट रन, और इसी को मैंने फिर से ओवरराइड किया मेरे चाइल्ड के अंदर, और यहाँ पे मैंने मैसेज दिया फॉर एग्जांपल चाइल्ड रन, ये मेथड ओवरराइडेड है चाइल्ड रन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया वापस मेन मेथड के अंदर, मैंने मेरा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड सी इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, और यहाँ से मैंने किया सी डॉट फॉर एग्जांपल वॉक मेथड कॉल ऑन, इस वाले रन से मैंने सिंपल लिखा रन। तो अभी आप लोग मेरे को बताओ ये फ्लो कैसे चलेगा, किसका किसका कौन सा मेथड कॉल होगा। आपको यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, वहां से क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो आप मेरे को बताओ, देन अपन आगे चलते। सर सी डॉट वॉक ने वॉक मेथडला जाणार तो चाइल्डचा,
तिकडे आले तर त्याला पहिलं स्टेटमेंट आहे आपलं चाइल्ड वॉक, तर ते पहिलं तो प्रिंट करणार. देन सुपर डॉट वॉक म्हणजे तो पॅरेंटच्या वॉक मेथड कडे जाणार आणि मग तिकडे पॅरेंट वॉक हे प्रिंट करणार. म्हणजे आउटपुट मध्ये पहिलं चाइल्ड वॉक देन पॅरेंट वॉक. आणि त्याच्यानंतर त्याच्या पुढे काय प्रिंट होईल का तेवढ्या दोनच मेथड? नाही, तेवढंच होणार कारण रन मेथडला कॉल नाही दिला ना सर. रन मेथड को अपन ने कॉल नहीं दिया, ओके. तो सबको लग रहा है ऐसा ही कॉल होगा, ठीक है. अभी ये जो रन मेथड का कॉल है मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पे डाला, अब क्या होगा? Parent run. पहिलं चाइल्ड लॉक होईल, हम्म parent off, हम्म parent run. पेरेंट रन, ओके. चाइल्ड वॉक, चाइल्ड रन एंड पेरेंट रन. मतलब जिनल बोल रहे चारों मेथड कॉल होंगे, चाइल्ड रन भी कॉल होगे और पेरेंट रन भी कॉल होगी. तो जिनल का ऐसा कहना है कि चाइल्ड वॉक, उसके बाद पेरेंट वॉक, देन चाइल्ड रन और देन पेरेंट रन. सबको ऐसा ही लग रहा है चारों मेथड कॉल होगी, या किसी को लग रहा है कुछ इसमें हो सकता है ये सुपर और दिस का सिनेरियो है. इसके लिए आपको पहले सुपर कीवर्ड और दिस कीवर्ड पता होना चाहिए, तभी अपन इसका आउटपुट दे सकते. यस, ऑनलाइन वाले लोग क्या क्या होगा? निकिता आता सांगा काय येईल आउटपुट? ममता चाइल्ड वॉक, पॅरेंट वॉक आणि पॅरेंट रन. ओके, मीन्स आप बोल रहे हो चाइल्ड रन कॉल नहीं होगा. Parent walk, child walk, parent walk आणि parent run. बाकी लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है? क्या क्या लग रहा है बोलो ना, बाकी लोग तो कुछ यही नहीं कर रहे. जस्ट भावना, यस निकिता, रेशमा काय येईल आउटपुट इथे? सर चाइल्ड वॉक येईल, त्याच्यानंतर पेरेंट वॉक येईल, त्याच्यानंतर चाइल्ड रन येईल आणि नंतर पेरेंट रन येईल. कशामुळे तसं होईल? सर चाइल्ड वॉक आपण हे ऑब्जेक्ट क्रिएट करून ते कॉल केले ना मेथड, तर तिथून ते चाइल्ड वॉक कडे ते प्रिंट होईल. त्याच्यानंतर सुपर वॉक केले, तिथून ते पेरेंट वॉक प्रिंट होईल. त्याच्यानंतर आपण रन केले तर ते इकडे ओव्हरराइड मेथड कडे येईल आणि चाइल्ड रन होईल आणि मग परत ओव्हरराइड मेथडला का जाईल तिथून लाईन नंबर 7 वरून? यस जिनल मैम, आप एक बार आपका जो आउटपुट है उसका रीजन बताना, वैसे क्यों आएगा? सर वो 7 नंबर पे रन मेथड है ना, उधर से वो चेक करेगा रन मेथड है या नहीं. रन मेथड है तो फिर वो उसके मेरे को ओवरराइड आउटपुट जो है वो मेन मेथड से बताना मेरे को. सर हाँ, सी डॉट वॉक जो आपने कॉल दिया है वहां से वो ओवरराइड मेथड के पास जाएगा. पहले प्रायोरिटी ओवरराइड मेथड को होती है, तो चाइल्ड वॉक रन होगा. फिर वहां से सुपर है तो वो सुपर मेथड के पास जाएगा पेरेंट क्लास के, तो वहां से पेरेंट वॉक रन होगा. फिर वहां से हमने रन को कॉल दिया है, इसीलिए वो रन मेथड चेक करेगा, लेकिन उसके ओवरराइड मेथड भी है, तो वो प्रायोरिटी पहले ओवरराइड मेथड को देगा और उसके बाद सुपर डॉट रन लिखा है, इसीलिए सुपर डॉट रन मतलब पेरेंट क्लास की रन मेथड को वो कॉल देगा. ओके, तो यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो जैसे जेनल ने आउटपुट बताया वो आउटपुट सही है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 SOP ये प्रिंट करेगा. जैसा उसने बताया वो सेम आउटपुट आएगा. यहाँ पे अगर आप देखोगे चाइल्ड वॉक, पेरेंट वॉक, चाइल्ड रन, पेरेंट रन. अब ये ऐसा क्यों हुआ? देखो ये मेथड जो अपन यहाँ पे कॉल कर रहे रन मेथड लाइन नंबर 7 पे, ये मेथड ओरिजिन किसकी वजह से कॉल हो रही है? चाइल्ड की वजह से ही हो रही है ना. उसके लिए कॉलिंग किसकी वजह से जा रहा है? चाइल्ड के ऑब्जेक्ट की वजह से. और चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है ये ऑलवेज प्रायोरिटी किसको देता है? ओवरराइडेड देता है. तो इसका इनिशिएट जो है वो इसकी वजह से ही हुआ है. तो ये जब यहाँ पे आ रहा है लाइन नंबर 7 को, तो ये पहले चेक कर रहा है कि रन मेथड ओवरराइड है क्या. तो ओवरराइड की वजह से ये इस मेथड को कॉल कर रहा है और ओवरराइड के अंदर से अपन फिर से सुपर दिए. अगर ये मेथड यहाँ पे ऐसा ओवरराइड नहीं होता तो वो डायरेक्ट फिर किसके पास चला जाता? पेरेंट के रन मेथड के पास. तो इसको थोड़ा समझने का ट्राई करो, कभी भी देखना है इनिशिएट जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है. अभी अगर मैंने यहाँ पे ऐसा किया, ये जो है पेरेंट चाइल्ड मिक्स वाला ऑब्जेक्ट बना है, अब मेरे आउटपुट में क्या चेंज होगा? अब वो सिर्फ 3 प्रिंट करेगा. कौन से? चाइल्ड वॉक, पेरेंट वॉक एंड देन पेरेंट रन. पहले तो बताओ ये पेरेंट चाइल्ड मिक्स वाला ऑब्जेक्ट करता क्या है?
पेरेंट चाइल्ड मिक्स वाला ऑब्जेक्ट पहले तो वो सेम आउटपुट आएगा ना, आउटपुट में कुछ चेंज नहीं होगा निकिता। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? पेरेंट चाइल्ड मिक्स वाला ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्रायोरिटी पेरेंट को देता है। रनिंग के टाइम पे अगर कुछ मेथड ओवरराइडेड हो तो वो क्या करेगा, ओवरराइडेड वाला डेटा कॉल करता है, तो सेम ही आउटपुट आएगा। मुझे नहीं लगता कुछ चेंज होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड मिक्स वाला ऑब्जेक्ट और सारे मेथड ओवरराइडेड है, चाइल्ड का खुद का एक भी मेथड नहीं है। ठीक है, यस निकिता, तो कंफ्यूजन नहीं होना यस सर, यस सर, वो पूरा पेरेंट का रहेगा तो वो पेरेंट का करेगा सिर्फ। चाहिए। यहाँ पे अगर अपन ये निकिता पेरेंट, अब क्या होगा, यस पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया मैं लाइन नंबर 18 पे, अब क्या होगा बोलो ना, पेरेंट पूरा पेरेंट का ही होगा, पेरेंट वो पेरेंट के वो कॉल होंगे फिर। आएगा ही नहीं, क्योंकि पेरेंट वाला ऑब्जेक्ट अपने खुद की चीजों को प्रायोरिटी देता है। तो देखो यहाँ पे क्या कॉल हुआ, पेरेंट वॉक पेरेंट रन, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितना भी कुछ किए तो अपने रूल, और मैंने आपको कम से कम 100 बार बताया होगा, इंडस्ट्री में ऑलवेज आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पेरेंट चाइल्ड मिक्स वाला ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो इसमें आप लोगों को रूल पता होना चाहिए। ये जो पेरेंट चाइल्ड मिक्स वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऑलवेज प्रायोरिटी आपके पेरेंट को ही देता है, लेकिन पेरेंट का अगर कोई मेथड ओवरराइडेड है तो वो ओवरराइडेड को प्रायोरिटी देगा, और रिमेनिंग डेटा वो पेरेंट का ओरिजिनल डेटा कॉल करेगा। ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर आप लोग ये ओवरराइडिंग में भी थोड़े सिनेरियोज बहुत ज्यादा है इसमें, वो भी आप लोग ये कर लेना एक बार। अभी अब अपन एक सिनेरियो बनाते हैं जस्ट 2 मिनट में। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको, राइट? कुछ इशू नहीं है। एक क्लास के अंदर मेरे पास 3 मेथड है, आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रही है, AM1 AM2 AM3। मेरा ये जो बी क्लास है ये एक्सटेंड कर रहा है फॉर एग्जांपल ए को। यहाँ पे मैंने M2 मेथड को ओवरराइट किया, यहाँ पे मैंने मैसेज डाला बी M2 ओवरराइट। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे M3 को भी ओवरराइट किया, और यहाँ पे जस्ट एक मैसेज डाला बी M3 ओवरराइड। यहाँ पे मैंने एक मेथड ऐड किया पब्लिक वाइड M4, बी M4 करके मैसेज दिया बी M4। तो ये बी का खुद का मेथड है। ठीक है, अब अपन चलते और आगे। अब मैं आया सी के अंदर मैंने फिर से एक्सटेंड कराया बी को, मैं फिर से यहाँ पे M2 मेथड को ओवरराइड किया, और यहाँ पे मैंने लिखा सी M2 ओवरराइड। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से M1 को ओवरराइट M4 को ओवरराइट किया, और यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल सी M4 ओवरराइट, और यहाँ पे मैंने एक इसका खुद का मेथड ऐड किया पब्लिक वाइड M4। ठीक है, ये सी M4 मेथड M5 मेथड है। अब मैं आया यहाँ पे मेन मेथड के अंदर, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ए इज इक्वल टू न्यू बी। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ A.M1 A डॉट मैंने किया M2 A डॉट मैंने किया M3। तो ये कैसे कैसे कॉल होगा ए के हिसाब से। फिर अब मैं जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, मैंने किया A इज इक्वल टू न्यू सी, ये वाला ऑब्जेक्ट है। A.M1 मेथड कॉल कर रहा हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम अलग देते A1 करता हूँ, A1 डॉट M2, उसके बाद A1 डॉट M3। ठीक है, देन मैंने फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाया फॉर एग्जांपल बी इज इक्वल टू न्यू सी। तो इस ऑब्जेक्ट से मैं कर रहा हूँ B.M1 मेथड कॉल,
बी डॉट m2 मेथड कॉल, बी डॉट m3 मेथड कॉल, और मैंने किया फिर से बी डॉट m4 मेथड कॉल। उसके बाद मैंने फिर से सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सी इज इक्वल टू न्यू सी। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सी डॉट m1 कॉल, उसके बाद मैंने किया सी डॉट m2 कॉल, उसके बाद मैंने किया सी डॉट m3 कॉल, उसके बाद मैंने किया सी डॉट m5 कॉल। तो अभी आप लोग मेरे को बताओ कि सबसे पहले बताओ तो ये कौन से मेथड कॉल हो गए, ए इज इक्वल टू न्यू बी से? क्लास ए आणि क्लास बी दोघांचे कॉल होणार. नाही नाही, परत सांगा, नाही समजलं मला, काय म्हटलात? AM1 AM1 BM2 override BM3 override. मतलब AM1 जो मेथड है ये बोल रहे हो ए का कॉल होगा, और M2 और M3 जो है वो ओवरराइडेड कॉल होगा, राइट? Yes, ऐसा बोल रहे yes. हो आप लोग, ओके। हाँ, सेकंड वाला A1 इज इक्वल टू न्यू सी, इससे क्या कॉल होगा? AM1 और C के ओवरराइड और C का M2 कॉल होगा, CM2 ओवरराइड कॉल होगा या BM2 ओवरराइड कॉल होगा? CM2 override होगा सर। और M3? AM3 AM3 सर, एक सेकेंड। BM3 AM3 ये मतलब नहीं समझा मैं। वहां पे देखो ऑब्जेक्ट जो है ये वाला ऑब्जेक्ट का डिस्कशन कर रहे, तो आप बोल रहे हो कि M1 मेथड ए का कॉल होगा, AM1 मैसेज आएगा। रही बात M2, तो आप मेरे को बोल रहे हो कि वो CM2 राइट प्रिंट होगी। अब नेक्स्ट वाली जो मेथड है M3, तो वो कौन सी कॉल होगी? वो BM3 ओवरराइड वाली. BM3 ओवरराइट वो वाला कॉल BM3 या AM2 कॉल होगा? नाही BM3 ओवरराइड. ओके, अब ये वाले ऑब्जेक्ट से AM1 हाँ AM1, उसके बाद CM2 ओवरराइड. ओके, हाँ उसके बाद त्यानंतर BM3 ओवरराइड हाँ आणि CM4 ओवरराइड. CM4 ओवरराइड। ओके, सबको ऐसा ही लग रहा है क्या बाकी लोग? यस और ये लास्ट वाला AM1 उसके बाद CM2 ओवरराइड हम्म BM3 ओवरराइड हम्म फिर CM5 ओवरराइड CM5 मेथड। अभी रन करके देख लेते, एक बार आप लोग आउटपुट वेरीफाई कर लेना। AM1 BM2 ओवरराइट, BM3 ओवरराइट। नेक्स्ट वाला जो था AM1 C2 CM2 ओवरराइट, BM3 ओवरराइट और AM1, तो उसके हिसाब से आपको वो आउटपुट दिख रहा है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके हिसाब से थोड़ा आप लोग और सिनेरियोस बना सकते हो। देन आपको जो भी लगता है आप थोड़ा प्रिपेयर कर लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं एब्स्ट्रैक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के सिनेरियो थोड़े देख के आ जाना अच्छे से, जितना ज्यादा डिटेल में होता है। इंटरव्यू में एब्स्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कुछ इशू वगैरह है तो प्रॉब्लम आएगा, तो अभी इम्प्लीमेंट करके आना, ठीक है? तो